हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कफन कहानी का सारांश, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद की मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है कफन कहानी, जो एक निम्न जाति के लोगों से संबंधित है, जो चमार जाति का परिवार है। और इसमें 3 पात्र हैं: घीसू, उनका बेटा माधव और उनकी पत्नी बुधिया, जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और तड़फ तड़फ करके अपनी जान दे देती है। और उसका ससुर घीसू और उसका पति माधव इतने आलसी और बेपरवाह हैं, उन्हें उसकी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। और अपना पेट भरने के लिए वो सिर्फ 2 दिन काम करते हैं और 1 हफ्ता फ्री बैठे रहते हैं, इतने आलसी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से कराह रही थी। कभी हल्की तो कभी ज़ोर से उसके मुंह से चीखें निकलती थी, और उसके कराहने की आवाज़ और चीखें सुनकर दोनों बाप बेटे का दिल सहम जाता था। बुधिया के ससुर घीसू ने आधी रात तक चीखें सुनी और फिर थक कर कहा कि ये बचेगी नहीं। घीसू का बेटा और बुधिया के पति माधव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मरे। पिता ने कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा कह रहा है जिसने अपना रात दिन इसी घर को दिया है। वह बुधिया बहुत मेहनती होती है और लोगों के घरों में काम करके अपना पति और ससुर का पेट भरती है। तब दुखी आवाज़ में माधव बोला, मुझसे उसका इस तरह तड़पना और हाथ पांव मारना देखा नहीं जा रहा है। दोनों ही बाप बेटे काम से जी चुराते थे। बाप एक दिन काम करता तो 2 दिन तक घर में आराम करता था, यानी कि घीसू बहुत आलसी था। उसका बेटा माधव तो और भी ज़्यादा कामचोर था। 1 घंटे काम करता तो फिर 2 घंटे तक हुक्का पीता रहता था। कि दोनों बहुत आलसी थे, जिसके कारण वो बहुत गरीब थे। इनके ऐसी हरकत की वजह से कोई इन्हें काम नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गांव में काम की कोई कमी थी, क्योंकि गांव काश्तकारों का था। वहाँ पर बहुत अच्छी मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन इनका काम करने की आदत ही नहीं थी। वो बहुत आलसी थे। उन्हें भरपेट भोजन मिल जाता तो उसके बाद काम करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, इतने आलसी थे। लेकिन घर में जब तक खाने के लाले न पड़ जाते तब तक वे काम के लिए घर से निकलते नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन और कुछ फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। दौलत के नाम पर यही था इनका, यानी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और 2-4 मिट्टी के बर्तन थे। दोनों के सिर पर खूब कर्ज था, लेकिन संतोष इतना कि इन्हें बस एक टाइम थोड़ा खाना मिल जाए तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए था। दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनमें इतना संतोष था कि इनके सामने साधु संतों का संतोष भी कम पड़ जाता था। गरीबी के कारण लोगों के उल्हाने सुनने की इनकी आदत हो चुकी थी और वो किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं करते थे। जब बहुत ज़रूरत पड़ती तो बाप पेड़ से कुछ लकड़ियाँ तोड़ता और उसका बेटा उन्हें बेचकर कुछ पैसा ले आता था। ये पैसा जब तक इनके पास होता तब तक दोनों में से एक भी काम करने के लिए नहीं जाता था। अगर कभी घर में खाने को कुछ न होता तो आस पड़ोस के खेतों से कभी आलू ले आते तो कभी गन्ना चोरी कर लेते। आखिर गांव था भी किसानों का ही। किसी न किसी खेत में मौसम के अनुसार कुछ न कुछ मिल ही जाता था, जिससे वो चोरी करके अपना पेट भर लेते थे। इसी तरह से घीसू ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल काट लिए थे। आज भी बाहर आग के पास बैठकर किसी के खेत से लाए आलू को भूनकर दोनों बाप बेटे खा रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था।
किसी किसान के खेत से आलू उखाड़ कर लाए थे और वही अलाव में भूनकर खा रहे थे। और बुधिया अंदर दर्द से तड़फ रही थी क्योंकि वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी। माधव की बुधिया से कुछ साल पहले ही शादी हुई थी और उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन माधव और घीसू को भी कामचोर हो गए थे। बुधिया के आने के कारण वो दोनों और भी आलसी हो गए थे क्योंकि वो खाने पीने के लिए मेहनत मजदूरी बुधिया कर लेती थी। अभी दोनों के मन में था कि बुधिया जल्दी से दुनिया से चली जाए और वो आराम कर सके, क्योंकि उसकी चीख से वो परेशान थे। उनके पास इलाज करवाने के लिए कुछ था नहीं। आग में भुना हुआ आलू छीलते हुए घीसू ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को अंदर देखकर आ जाओ, कुछ हो गया तो पैसा भी नहीं है कोई काम करवाने के लिए। तो वह घीसू अपने बेटे से कहता है कि जाओ तुम बुधिया को संभाल करके आओ। लेकिन माधव को पता था कि तुम यहाँ से गए और तुम्हारा पिताजी जितने भी आलू वो अकेला खा जाएगा। अपने स्वार्थ के कारण वह उसे देखकर भी नहीं आता है। घीसू के बेटे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसका पिता सारे आलू न खा जाए। वो बोला कि मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते हैं। माधव के पिता घीसू ने जवाब दिया, कैसा डर, मैं बैठा हूँ यहाँ। तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो उसे शर्म आ जाएगी, ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने अपने हाथ पांव पटक पाएगी। जवाब में माधव ने कहा, बच्चा हो गया तो क्या करेंगे, हमारे घर तो कुछ सामान भी नहीं है। माधव बोला, बच्चा आए तो सही एक बार, घर में भी सारा जरूरी सामान आ जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बिन मांगे घर में ही चीज़ें देकर जाएंगे। उनको भरोसा था कि जैसे ही घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो आस पड़ोस वाले खाने के लिए दे देंगे। वैसे घीसू के गांव के मेहनती किसानों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही पैसे ला पाले थे जो किसानों को दबाते या उनका हक मारते थे। घीसू के साथ यही चीज़ सबसे अच्छी थी कि उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा गरीब था। वो न तो रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता था और न ही अपना फ़ायदा किसी को उठाने देता था। कोई काम देने का भी जाएगा भी तो 3-4 गुना ज़्यादा मजदूरी की रकम बता देता था। तो वो मजदूरी करने भी नहीं जाता था, क्योंकि मजदूरी से ज़्यादा पैसे मांगता तो उसे कोई अपने खेत में काम करने के लिए ले जाना ही नहीं चाहता था। घीसू को इसी बात की तसल्ली थी कि वो दूसरों की तरह रात दिन मेहनत करके भी फटे हाल में नहीं था। वो तो मेहनत करता ही नहीं था और अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीता था, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश था। भूखा था, नंगा था, कुछ भी फटे पुराने कपड़े पहनता था, फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश था। उसके साथ के लोग मुखिया या गांव का दूसरा ओहदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही था। इस बात के लिए गांव के लोग उसे कोसते थे। लोग भी चिढ़ते थे क्योंकि वो कुछ करता नहीं था, तो लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। पर मजाल की घीसू को कुछ देने के लिए कुछ देर के लिए भी बुरा लगे। लोग उसे भला बुरा कुछ भी कहें, लेकिन घीसू को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि घीसू बिल्कुल बेशरम हो चुका था। घीसू और माधव को भूख इतनी लगी थी कि वो गरम गरम आलू खाकर अपनी जीभ जला रहे थे। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वो गरम गरम आलू को निगलकर उसकी आग को पेट तक पहुंचा देते। ज़्यादा गरम आलू खाने की वजह से दोनों की आंखों से पानी निकल रहा था, पर भूख तेज़ थी, इसलिए दोनों में से कोई रुकना नहीं चाहता था। आलू खाते हुए ही घीसू को 20 साल पहले निकली ठाकुर की बारात में मिली दावत याद आ गई। जब वो भूखे थे तो उसे पीछे 20 साल पहले जो अच्छा खाना मिला था वो दावत याद करता है। उस दावत में जिस तरह से पेट भरकर घी में तली हुई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और दूसरे व्यंजन खाने को मिले थे, वैसे दोबारा उसे कभी नहीं मिला था। यह सब सोचकर घीसू मुस्कुराया।
तब तक आग में भुने हुए आलू खत्म हो चुके थे, यानी वो जितने भी आलू थे खा चुके थे दोनों। अब घीसू और उसके बेटे ने हाथ धोया और दोनों सो गए। उधर बुधिया अभी भी दर्द से कराह रही थी। रात भर अच्छे से सोने के बाद जैसे ही माधव की नींद खुली तो सबसे पहले अपनी पत्नी को देखने के लिए अंदर गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। बुधिया दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से बुधिया की भी मौत हो गई थी। माधव भागते हुए अपने पिता के पास गया और उसे बुधिया का हाल सुनाया। यह बताते हुए माधव जोर जोर से रोने लगा और उसका साथ देते हुए घीसू भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो कभी सिर के बाल नोचता। इतना शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े हुए आ गए। सबने बुधिया की मौत पर शोक जताया और चले गए। अब माधव और घीसू रोने पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कफन और लकड़ी का इंतजाम करना था। घर में तो इतने पैसे थे नहीं कि इन्हें खरीदा जा सके। पूरा घर टटोलने पर भी दोनों को एक पैसा नहीं मिला। थक हार कर दोनों रोते रोते गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार को दोनों कामचोरी की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि जमींदार भी उनसे चिढ़ता था, लेकिन वो दयावान था। उसने सोचा कि अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जेब से 2 रुपये निकालकर उन्हें दे दिए कि जाओ तुम बुधिया का दाह संस्कार कर दो। जब जमींदार ने पैसे दिए, यह सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग भी मदद करने से मना नहीं कर पाए। सब ने घीसू को कुछ न कुछ दे दिया। घंटे भर में घीसू के पास 5 रुपये, अनाज, लकड़ी व अन्य जरूरी सामान जमा हो गया। बस अब जरूरत थी तो एक कफन की ज़रूरत थी। दोपहर का समय था। दोनों बाप बेटे कफन खरीदने के लिए 5 रुपये लेकर बाजार चले गए, क्योंकि 5 रुपये इतनी बड़ी रकम उनके पास उससे पहले कभी हुई नहीं थी। तो वो 5 रुपये लेकर के बहुत खुश थे। घीसू ने बाजार पहुंचकर कहा, लकड़ी तो मिल गई है, तो अब एक हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। अच्छा खरीद कर भी क्या करेंगी, उसे तो जलना ही है। वो अपनी पुत्र वधू के लिए एक कफन खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। अब दोनों सस्ता और हल्का सा कफन खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जाने लगे, लेकिन उन्हें सस्ता कुछ भी नहीं लगा। उसमें से भी वो कुछ पैसा बचाना चाहते थे। तभी माधव ने कहा, कैसा रिवाज है, जिस औरत को जिंदा रहते हुए एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले, उसे मरने पर नया कपड़ा ओढ़ना होगा। ये 5 रुपये पहले मिलते तो अच्छे से दवाई कर लेते, शायद आज वो जिंदा होती। माधव को अफसोस था कि उसकी पत्नी मर चुकी है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। तो आज वो सोचता है कि अगर ये 5 रुपये मेरे पास पहले होते तो आज वो जिंदा होते। सूती, रेशम, हर तरह का कफन दोनों बाप बेटे देख चुके थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन दोनों को कुछ भाया नहीं। कोई कफन उन्हें पसंद नहीं आता। तभी उन्हें पास में ही एक खाना दिखा। पास में ही एक होटल में कुछ खाना दिखाई देता है। दोनों वहाँ गए। पहले एक उन्होंने मधुशाला थी, उससे बोतल खरीदी और उसके बाद खाने के लिए चटनी, मछली और तमाम चीज़ें मंगवाई। दोनों ने आज खुलकर खाया। इतना खाया कि 2 रुपये ख़त्म हो गए। उन्होंने शराब पी ली और अच्छा खाना खा लिया, पेट भर कर के खाना खा लिया, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बहुत भूखे थे। अभी उन्हें बुधिया की चिंता नहीं थी कि उसके लिए कुछ क्रियाक्रम करवाना है। वो अपना पेट भरते हैं और शराब पीते हैं। घीसू बोला, बहू को कफन ओढ़ाते तो क्या होता, जल ही जाता ना। कुछ भी बहू के पास तक नहीं पहुंचता, लेकिन आज इतना खा लिया है कि मन तृप्त हो गया है। तृप्त होना, मन खुश हो जाना या संतुष्ट हो जाना, उसे हमारी दुआएं लगेंगी। बड़े लोगों के पास खूब पैसा हो तो वो नए कफन में फूंकते हैं। घीसू अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि कफन की ज़रूरत नहीं है। बेटे ने पूछा, जब लोग सवाल करेंगे तो कफन कहाँ है तो क्या कहोगे उन्हें? घीसू ने हंसते हुए कहा, उन्हें कहेंगे पैसे कहीं गिर गए और खूब ढूंढने पर भी नहीं मिले। भले ही लोगों को विश्वास न हो, लेकिन कफन वो खुद ही ले आएंगे या रुपया फिर से दे देंगे।
अपने पिता की इस बात पर माधव भी जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला कि बहुत अच्छी थी बुधिया, जाते जाते हमें खूब खिला गई, उसे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। अब बचे हुए पैसों से घीशू ने और पूड़ियाँ मंगवाई और साथ में अचार भी। मज़े से दोनों पूड़ियाँ खा रहे थे। खाते खाते घीशू ने कहा कि हमारी आत्मा खुश हो रही है तो उसे पुण्य तो मिलेगा ही। माधव ने भी सिर हिलाते हुए हाँ कहा। कुछ देर सोचकर माधव बोला कि ऐसा भोजन कभी नहीं मिला था हमें, उसे स्वर्ग में जगह तो मिलेगी ही, आखिर उसी की वजह से हम ये सब खा पा रहे हैं। फिर माधव ने कहा कि क्या हम लोग भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे? माधव के इस मासूम सवाल का घीसू ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि चुपचाप से खाना खाओ। वो इस वक्त ऐसी बातें करके अपना आनंद कम नहीं करना चाहता था। फिर माधव ने पूछा, अगर बुधिया स्वर्ग में हमसे पूछेगी कि मेरे लिए कफन क्यों नहीं लाए तो हम क्या जवाब देंगे? घीसू पूछने लगा, तुझे किसने कह दिया कि उसे कफन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? सारा पैसा तो हम खा गए, नाराज होते हुए माधव ने कहा। जवाब में घीसू बोला, वही देंगे जिन्होंने इतना कुछ दिया है। बस इस बार पैसा हमारे हाथ नहीं लगेगा, लेकिन कफन जरूर आएगा। माधव जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, स्वर्ग की रानी बनेगी मेरी पत्नी, उसने बहुत दुख झेला है यहाँ पर। पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की और कहा, रो मत, वो दुनिया के दुख से दूर चली गई है। अब दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे, नाचने लगे। सब उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नशे में चूर बाप बेटे नैना झमकावे गाते गाते उसी जगह पर गिर जाते हैं। तो ये कहानी कफन कहानी प्रेमचंद ने सन 1936 में लिखी थी। उस समय स्त्रियों की घर में कोई कदर नहीं होती थी और गरीब परिवार होते हुए वो अपनी पत्नी बुधिया का माधव चाहते हुए भी कोई इलाज दवा दारू नहीं करवा पाता है और प्रसव पीड़ा में वो तड़प करके मर जाती है। तो इस कहानी का शीर्षक है कि जो इतने आलसी लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियों में भी सुधार हुआ है और स्त्रियों के प्रति भी प्रेम भाव पैदा हुआ है और लोग उनकी तरफ भी ध्यान देने लगे हैं। तो ये था कफन कहानी का शीर्षक। अगली वीडियो में कफन कहानी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर लेकर के आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।